एक्यूप्रेशर के विषय में सुना होगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। इससे इस विधा से भी योग के अलावा, योग तो तन और मन को स्वस्थ रखता है, परंतु कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने, दर्द है उसका, उसी समय हमें रिजल्ट चाहिए कि पेन हो रहा है किसी आदमी को, साथ के अंदर हम पेन को भी रिलीव करें, उसके लिए एक्यूप्रेशर विधा सबसे अच्छी विधा मानी जाती है। और एक्यूप्रेशर विधा को आप सीख कर, इससे आप बहुत सारे स्पा सेंटर्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, उसके अंदर जॉब कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं उनमें जॉब्स। तो एक्यूप्रेशर क्या है, क्यों किया जाता है, ये बड़े सारे प्रश्न मन के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर जो है, सबसे पुरानी अगर थ्योरीज को आप उठाएंगे तो पहली चीज है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के विषय के अंदर हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदा के अंदर मर्मस पॉइंट के बारे में कहा गया है। मर्म्स पॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोगों को बहुत सारे, मैं लोगों को देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं और गांव देहात के परिवेश से भी हैं। जिन लोगों को अगर गला खराब होता था, हमारे बुजुर्ग हमारे गले में ऐसे करके मसाज किया करते थे, हाथ में यहाँ पे मसाज करते थे, यहाँ पे मसाज करते थे, तो उससे गला ठीक हो जाता था, बुखार ठीक हो जाता था। तो इस प्रकार की जो विधा हमारी ये घरों में, एक एक घर के अंदर हुआ करती थी, यही एक्यूप्रेशर था। एक्यूप्रेशर कब से है, इसका जो इतिहास मिलता है 5000 बीसी से मिलता है। सबसे पहला इतिहास तो हमारे जो है आयुर्वेदा में मिलता है, और उसके बाद चाइना की एक बुक है जिसके अंदर राजा और उसके वैद्य होंगडी नाइजिन और चीपू आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो सामने से व्यक्ति, उनकी सारी की सारी जो बुक है वो बातचीत पे आधारित है। वो राजा देखता है कि ये सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, तो चलता हुआ आ रहा है तो इसका दायां पांव थोड़ा सा ये हिला के रख रहा है, तो इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। इसकी आंखों के नीचे सूजन है तो कौन सी बीमारी है, इसके सिर के ऊपर, ललाट के ऊपर यहाँ पे हल्का सा फूला हुआ दिख रहा है तो कौन सी बीमारी है। मतलब इस तरह वो जो है, उन लोगों ने वहां पे देखा छोटी छोटी चीजों से कि किस प्रकार से कौन सी बीमारी, और उसका फिर उन्होंने इलाज ढूंढा। जब वहां पुराने जमाने में बाण चला करते थे, लड़ाई जो होती थी वो तीरों से हुआ करती थी। पांव पे तीर लगा तो शोल्डर ठीक हो गया, पांव पर तीर लगा तो किसी को गर्दन में दर्द था पिछले 10-10 साल से, वो 10 साल पुराना दर्द ठीक हो गया। तो उन्होंने, राजा और उनके वैद्य ने ढूंढना चालू किया कि ये पॉइंट, पर्टिकुलरली पॉइंट कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। आज मैं यही चीजें आपके साथ सारी शेयर करने जा रहा हूं। एक्यूप्रेशर के विषय के अंदर एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर हमारी बेसिकली प्राण, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सिस्टम होता है, ची, जिसे हम ची बोलते हैं, चाइनीज के अंदर ची बोल देते हैं। और अगर हम भारतीय मैथोलॉजी के अंदर जाते हैं तो उसमें प्राण एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम लोग, प्राण एनर्जी अब किस पर है, हमारा शरीर कहते हैं 5 चीजों से मिलकर बना है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। इन्हीं 5 चीजों से बना है, ठीक है। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर का मतलब होता है, एक्यू का मतलब होता है पॉइंट, उस पे किसी भी प्रकार का दबाव देना इज एक्यू प्रेशर। अगर हम वहीं पर उस प्रेशर वाले पॉइंट के ऊपर, एक्यू का मतलब पॉइंट है, उसी के हमने अगर ऊपर हमने नीडल लगा दी तो एक्यूपेंचर कहते हैं। अगर हमने वहां पर मैग्नेट लगा दिया तो मैग्नेटोथेरेपी कहते हैं। और अगर हमने वहां पे कोई सीड लगा दी, दाना, मेथी दाना, मटर का दाना, इस प्रकार के दाने, सीड्स एक्यूप्रेशर में यूज होते हैं, तो उसको सीड थेरेपी बोला जाता है। पर नॉर्मली सीड थेरेपी किसी भी पॉइंट को टोनिफिकेशन और सेडेशन के लिए यूज की जाती है। इसके लिए
थोड़ा और जानकारी होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर हम कलर लगाते हैं, कलर भी टोनिफिकेशन और सडेशन के लिए यूज होते हैं। नॉर्मली ये बच्चों के अंदर और मेंटली रिटार्डेड पर्संस उसके अंदर ज्यादा यूज होते हैं। छोटे बच्चे को हम दबा नहीं सकते, दर्द करता है। छोटे बच्चे को हम निडल नहीं लगा सकते कि उसको सुई द्वारा दर्द होगा। तो इस प्रकार की उसको कलर्स लगाकर भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? एक्यूप्रेशर कहाँ कहाँ किया जा सकता है? हाथों पे किया जा सकता है, पांव पे किया जा सकता है। इसके पूरी बॉडी के अंदर मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस के ऊपर किया जाता है। सुजोक थेरेपी होती है, उसमें कर सकते हैं। कान के ऊपर कर सकते हैं, हेड के ऊपर कर सकते हैं, फेस के ऊपर कर सकते हैं। फेस पे इसके सारे पॉइंट्स हैं। कपिंग थेरेपी से इसको कर सकते हैं। जोनोलॉजी एक थेरेपी होती है, उसके द्वारा इसको किया जा सकता है। जैसे मैं आपको पाँव की फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। पाँव के अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स होते हैं पाँव के अंदर, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी करने का तरीका है, तरीका फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ जानकारी हेतु आपको ये सारा चीजें बता रहा हूँ। और स्पेशल आनंद जी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग जो है आज इसको करते करते साथ में थोड़ा सा सर्वाइकल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। इसके अंदर जैसे आप देख रहे होंगे, उंगलियों के नीचे आइस के पॉइंट है। यहाँ पर आइस को दबाने के जो ये वाले पॉइंट्स हैं, अगर किसी को व्यक्ति को आइस का नंबर है, आंखों में देखने पे, आजकल हम लोग लॉकडाउन के अंदर घर रह रहे हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, आंखों के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है सबकी, वो लोग आइस के पॉइंट को यहाँ पर दबा सकते हैं धीरे धीरे। इसके अंदर इसी प्रकार ये हाथ के पॉइंट्स भी हैं। ये देखिए, हाथ के पॉइंट्स में दोनों फिंगर्स के नीचे आप इसको धीरे धीरे करके दबाएं। जिन लोगों को, बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके कान कमजोर हो जाते हैं, ईयर्स में प्रॉब्लम आती है, कानों के लिए आप लोग इस प्रकार से कान के पॉइंट्स जो यहाँ पर दोनों उंगलियों के नीचे, छोटी उंगली और साइड पे आपने ये पॉइंट्स देख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर आप दबा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे को ये फेस के पॉइंट्स होते हैं। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से इसको देख रहे होंगे। ये स्लाइड्स आपको जो है दे दी जाएंगी। आप अनंत जी से बात करके या त्रिभुवन जी से बात करके स्लाइड चाहे तो उनसे ले सकते हैं बाद में, या फेसबुक पे लाइव है, फेसबुक पे भी रिकॉर्ड होगा, वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, अगर चाइनीज के थ्योरी से चलते हैं तो वहां पे मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियन, 12 मेरिडियन हमारी बॉडी के अंदर, सारे अलग अलग, 6 हाथ के अंदर, 6 पाँव में होते हैं। और उनको कंट्रोल करने वाले 2 मेरिडियंस होते हैं, सीवी और जीवी। इसमें सारे मेरिडियंस हैं। फोटो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, डिटेल में चाहेंगे डिटेल में फिर कभी इस विषय में बता सकता हूं। जोनोलॉजी, हमारी बॉडी जोन्स के हिसाब से बटी हुई होती है। जोन्स को डिवाइड करके हम बॉडी के अंदर अपना इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार हाथ के पॉइंट्स, पांव के पॉइंट हम दबाएंगे जोन्स के हिसाब से, तो बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। एक थेरेपी हमारी होती है सुजोक। सु मतलब हाथ और जोक मतलब फुट। सुजोक थेरेपी, दिस रशियन थेरेपी। डॉक्टर पाक चेवू ने इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और हमारे देश में भी 1994 के अंदर पहली बार उन्होंने बॉम्बे के अंदर इसका किया, और 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से इसमें बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, जो लोग आप देखते होंगे कि कई बारी कुछ लोग हाथ के ऊपर, अंगूठे के ऊपर मटर का दाना लगा रखा होता है, पाँव के ऊपर जो है आपके ये जगह के ऊपर, यहाँ पर मटर के दाने लगा रखे होते हैं, मेथी दाना लगा रखा होता है।
ये बेसिकली पॉइंट्स जो हैं वो आपके घुटने के लिए काम आते हैं। आप ये देख रहे होंगे इसमें 2 हाथ 2 पांव इस प्रकार से लिए जाते हैं। इसी प्रकार पांव के अंदर भी ये पॉइंट्स लिए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ईयर पे भी एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज किया जाता है। ईयर के ऊपर एक छोटा बच्चा जैसे माँ के गर्भ में होता है उस प्रकार से ईयर होता है। सिर नीचे की तरफ, जब हमारे बुजुर्ग हमारे टीचर्स हमारे कान पकड़ा करते थे, आप लोगों ने जो है जिनके कहते थे ना कान पकड़ेंगे तो दिमाग तेज हो जाएगा, उसी प्रकार अब ये हमारा जो ये एरिया है नीचे का जो लटका हुआ एरिया है ये ब्रेन का एरिया है। उसी प्रकार ये जो ऊपर का एरिया है ये हमारी कमर का एरिया है। और सबसे ऊपर का एरिया हमारे टोस, हमारी एंकल जो जॉइंट होता है उसका एरिया प्लस घुटनों का एरिया, ये एरिया हमारा काउंट होता है। अगर जिन लोगों को आपने राजस्थान के लोगों को खास तौर पे देखा होगा कि उन लोगों के कान के अंदर यहाँ पे कईयों पे छेद किया जाता है, ये जो हमारा एरिया कहलाता है ये चेस्ट का एरिया कहलाता है। और आपने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखा होगा कि उनके कान में यहां पर छेद किया जाता है इस जगह पर, ये हमारा स्टमक का एरिया कहलाता है। जो ये यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे लोग, कुछ लोग मुझे नहीं पता इसमें जम्मू परिवेश से हैं या नहीं है, जम्मू कश्मीर से, यहां पर जब हमारे छेद किया जाता है अंदर कान के अंदर, उस जगह पर स्टमक का पॉइंट होता है जिससे हमारा पेट कंपैरेटिवली नहीं बढ़ता है और पेट हमारा ठीक रहता है। ये हमारा हेड, हेड के अंदर हमारी ये एरिया एलोपैथी जो हमारी साइंस है उसके हिसाब से जो हमारा एरिया है एनाटॉमी के हिसाब से, जिसे हम एनाटॉमी बोलते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, वर्टिको एरिया, हियरिंग एरिया, स्पीच एरिया, कान के ऊपर का जो एरिया है स्पीच एरिया, इस पर भी एक्यूप्रेशर कर कर आप इन एरियाज को एक्टिवेट कर कर अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज है एक्यूप्रेशर के अंदर। एक थेरेपी यूज की जाती है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी के अंदर कपिंग भी कई प्रकार की होती है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग। ड्राई कपिंग के अंदर आपकी बिना किसी कोई तेल लगाए हुए कुछ किए हुए ड्राई कपिंग की जाती है। वेट कपिंग होती है जिसमें हम ब्लड लेटिंग द्वारा इलाज करते हैं, जिसे आपने पुराने जमाने के अंदर सिंघी, अगर आप लोग कुछ लोग जो है कम एज के होंगे तो वो अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि घर में सिंघी क्या होती थी। सिंघी जो है उसके द्वारा वेट कपिंग की जाती है। डायनेमिक कपिंग, डायनेमिक कपिंग जो होती है वो बेसिकली ऑयल लगाकर या क्रीम लगाकर किसी भी प्रकार से उसको कप्स को मूव कर कर की जाती है। स्टैटिक कपिंग की एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही सिर्फ लगा के कपिंग करना स्टैटिक कपिंग कहलाती है। अब हम इन सब के बाद बातचीत करते हैं कि ये थ्योरी क्या है, यिन और यांग। यिन और यांग थ्योरी, यिन और यांग थ्योरी के अंदर शरीर हमारा 2 चीजों से बना है, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर से जो चीज बनी है, हम आज अपने माँ और बाप की संतान है, तो 2 से हमारा शरीर बना, माँ और बाप, मदर एंड फादर से। इसी प्रकार उनसे क्या चीज निर्मित हुई, पंच तत्व से निर्माण हुई हुई एक बॉडी। पंच तत्व जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स के साथ कोरिलेटेड होते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे, wood, wood is related with the liver and gallbladder. Fire, fire is related with the heart and small intestine. Earth is related with the spleen and stomach. Metal, metal is related with the lung and large intestine. Water, water is related with the urinary bladder and kidney.
और जो फायर होती है, दो प्रकार की फायर होती है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरी फायर होती है हमारी ट्रिपल वार्मर, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिकार्डियम। हार्ट के नीचे का एरिया जो होता है उसे हम पेरिकार्डियम होता है। ये आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होगा कि बहुत सारी चीजों से हार्ट, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ईट के लिए, लंच के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट एंड एब्जॉर्ब फूड के लिए, लो एनर्जी के लिए, नैप टाइम के लिए। अब ये इसके साथ में टाइमिंग लिखे हुए हैं, आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसके साथ में टाइमिंग लिखे हुए हैं। जैसे हमारा शरीर, हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोला जाता है, वो बोला जा सकता है 3 से 5, 3 to 5 इज अ लंग टाइम। इसके अंदर क्या चीज होती है, हमारी लंग्स सबसे ज्यादा काम करती हैं, इसलिए इसको लंग का ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। अब ये देखिए, हमारे जो एशियन टाइम के अंदर लंग को, त्रिभुवन जी मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा प्लीज। लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम लोग, जो लंग का टाइम है वो 3 बजे से 5 बजे तक है। हर ऑर्गन को 2-2 घंटे का समय चाहिए होता है। लंग हमारी उस समय पे सबसे ज्यादा काम कर रही होती है, जिस समय के ऊपर हम लोग 3 से 5 के अंदर ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं। इसलिए उस समय उठकर योग करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जितने श्वास के आसन हैं, अगर आप 3 से 5 के समय के ऊपर करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। 5 से 7 हमारा होता है खाने का टाइम। ये बहुत लॉन्ग थ्योरी है, इसके विषय में भी आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ इसी को पढ़ाना लगे तो पूरा दिन इसके लिए चाहिए। हमारे को खाने के लिए, जैसे इसमें दिखा रखा है कि 5 से 7, अब आप बाकी सारे कैलकुलेट अपने आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यिन और यांग थ्योरी में यिन, अब हमारी बॉडी के अंदर मदर और फादर से बॉडी बनी है। जिस प्रकार से घरों के अंदर माँ और बाप से एक बच्चे का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से यिन और यांग थ्योरी को समझने के लिए, यिन नाइट है, काम एंड कूल है, यांग डे है। यिन कोल्ड है, यांग हॉट है। यिन सॉलिड है, यांग हॉलो ऑर्गन है। यिन के अंदर डल पेन बढ़ती हैं और यांग के अंदर एक्यूट पेन होती है। यिन स्लो होता है, यांग फास्ट होता है। यिन अर्थ है तो यांग स्काई है। यिन टायर्ड है तो यांग लिवली है, लाइवली सॉरी। यिन लेफ्ट साइड है तो यांग राइट साइड है। यिन मून है तो यांग सन है। इसी प्रकार से यिन और यांग को समझने के लिए यिन और यांग थ्योरी, इसके साथ 5-5 ऑर्गन्स हमारे बॉडी के इन्वॉल्व है। आप ये देख सकते हैं, लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग और किडनी। अब हम जब बीमार होते हैं तो हमारे यिन और यांग बॉडी का बैलेंसिंग खराब होता है। इसी बैलेंस को ठीक करने के लिए हम योग कर सकते हैं। इसी बैलेंस को ठीक करने के लिए हम दवाई, एलोपैथी की दवाई खा सकते हैं। इसी बैलेंस को ठीक करने के लिए हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इसी बैलेंस को ठीक करने के लिए हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग कैसे शरीर के अंदर काम करता है, यिन अगर स्ट्रांग है, यिन बहुत ज्यादा, मैं क्षमा चाहता हूं, इसमें महिलाएं भी और बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। यिन अगर मदर घर के अंदर स्ट्रांग है तो देखा होगा आपने, पिता जो होता है वो थोड़ा सा कम बोलता है। इसी प्रकार से यदि यांग स्ट्रांग है, फादर स्ट्रांग है, तो मदर थोड़ी सी घर में दब जाती है। और जब मां दबती है तो मां से रिलेटेड बेटियां भी घर में उसमें थोड़ा सा दब के रहती हैं। उसी प्रकार आप नोटिस करेंगे, यदि फादर स्ट्रांग है, अब इसी में यिन अगर जो है कम काम कर रहा है, यिन का जो है उसे यांग ने दबा रखा है, तो फादर स्ट्रांग हो जाएगा। फादर स्ट्रांग होगा तो उस घर के लड़के भी स्ट्रांग हो जाएंगे। उस घर के लड़के भी कहेंगे, क्या बहन को भी थोड़ा सा रोब मारेंगे, भाई काम क्यों नहीं कर रही है, मेरा काम कर दे, मेरे पेपर वर्क कर दे, मेरा थोड़ा सा ये कवर चढ़ा दे, पानी ला दे। तो एक स्वस्थ घर की परिकल्पना क्या होती है कि यिन और यांग का बैलेंस होना। हम लोगों का
घर के अंदर, परिवेश के अंदर बैलेंसिंग होना। तो अगर यिन और यांग बैलेंस रहते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ रहने के लिए आप योग करते हैं, आप एक्यूप्रेशर करते हैं, बहुत प्रकार की थेरेपिस्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज है कि हमारे इन सबको बैलेंसिंग करते हैं। हम लोग बैलेंस कर कर हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है बॉडी के अंदर मेरिडियन, जो हमने अभी थे, मेरिडियन थेरेपी, पूरी बॉडी के अंदर इस प्रकार से मेरिडियंस फैले हुए होते हैं जिसको हम दबा के, अलग अलग शरीर के हिस्सों को दबा के हम लोग इलाज कर सकते हैं। ये कुछ एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स हैं, आपको इस पर नजर आ रहे होंगे। पिरामिड प्लेट नजर आ रही है, सुजोग रिंग्स नजर आ रही हैं, हाथ को दबाव देने के लिए जिमिज नजर आ रही हैं। तो आप इन सबको एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर के बहुत सारे चार्ट्स आपको नेट के ऊपर दिख जाएंगे। आप डिफरेंट टाइप की जिमिज हैं, आप जिमी द्वारा एक एक पॉइंट को दबा के इलाज अपना कर सकते हैं। ये एक्यूपेंचर निडल है, इसमें हम लोग बॉडी के अंदर जहां पर जो पॉइंट है उसी पॉइंट के ऊपर एक्यूपेंचर द्वारा, निडल द्वारा इलाज करना। एक्यूप्रेशर में हमें स्पेस ज्यादा मिल जाता है, एक्यूपेंचर में हमें स्पेस कम मिलता है। हम एक पॉइंट के ऊपर नीडल लगाने के लिए 1 mm के पॉइंट के ऊपर एक्जैक्ट हमें नीडल लगानी होती है। एक्यूप्रेशर में वही हम उसी के ऊपर हम अंगूठे से दबाव देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति एक्यूप्रेशर कर सकता है। एक्यूपेंचर के लिए मेडिकल नॉलेज होना, आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप एनाटॉमी प्रॉपर ढंग से कम जानते हो, तभी आपको एग्जैक्ट कौन से पॉइंट के ऊपर नीडल लगानी है तो आप लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आप अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। बी योर ओन डॉक्टर, ट्रीट योर सेल्फ। इसके अंदर हम लोग बेसिकली आज आपको सर्वाइकल का ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं। सर्वाइकल में आपने लोगों ने सुना होगा कि सर्वाइकल के अंदर लोगों को डिस्क बल्ज हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क बल्जेस है कि डिस्क हिल गई। अब ये डिस्क हिलना जी, डिस्क हो गई है, डिस्क हिल गई है। डिस्क कितनी प्रकार की होती है? बल्जिंग डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है, थिनिंग डिस्क हो गई, डिजेनरेटिव डिस्क हो गई, और नॉर्मल आप ऊपर देख रहे होंगे किस प्रकार की डिस्क है, नॉर्मल डिस्क है। ये नेक के अंदर मैं आपको खासतौर पर दिखा रहा हूं कि ये नेक का कंप्रेशन आ गया, डिस्क निकल गई बाहर। अभी हमने यहां पर देखा था बल्जिंग डिस्क। ये बल्जिंग डिस्क है, ये नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगी इस प्रकार से। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रेशर करना। स्पाइनल कॉर्ड जब प्रेशराइज होगी तो हमारी हाथों में दर्द आ जाना, हमारे उंगलियों में दर्द आना, कुछ लोगों के कंधों में दर्द आ जाना, कुछ को सिर्फ और सिर्फ हेडेक रहना, और कुछ को इसकी वजह से पांव से चलने के अंदर इस प्रकार से लगना जैसे शराब पी रखी हो, लड़खड़ा के चलना। ये सब चीजें डिस्क बल्ज होने के कारण, डिस्क हिलने के कारण गर्दन की आते हैं। इसकी वजह से कई बारी यहाँ की जो मसल जो होती है वो भी स्पाज्म में चली जाती हैं, उसमें स्ट्रेन पड़ता है, जिस कारण से हमारे हाथों में बहुत जबरदस्त पेन होती है। हमारी मसल्स इससे अफेक्टेड होती हैं। ये मैं जरा थोड़ा तेज चल रहा हूं, समय कम है। त्रिभुवन जी, अभी हमारे पास कितना समय है? ये हमारी मसल्स हैं। आपने बहुत सारे गर्दन में जिनको दर्द होगा उनको ये सर्वाइकल कॉलर लगाए हुए देखा होगा। अब ये हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्रास होते हैं। आप लोगों ने सर्वाइकल नाम सुना है, गर्दन दर्द नाम सुना है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमारे 7 वर्टिब्रास होते हैं। 7 हमारी हड्डियों से मिलकर गर्दन बनती है। इसको सारे को हमारे लिगामेंट्स इन वर्टिब्रा को कनेक्ट करके रखते हैं। मसल जो है उसको सारे को, सब हड्डियों को सपोर्ट देती है। और फोरामिना जो है हमारे इसके बीच में से जो हमारी नर्व्स निकलती हैं, जो हमारी हाथों और कंधों तक सारी जाती हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार की पेन आना,
बॉडी में पेन आना, ये सब सर्वाइकल के ही लक्षण होते हैं। अब तीन नर्व्स हमारी इससे निकलती हैं, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। उनका पेन उंगलियों के अलग अलग हिस्से में आना, गर्दन के अलग अलग हिस्से से दर्द होना, स्पॉन्डिलोलिसिस हो गई। हम नाम बड़े ध्यान से, स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, ये डिफरेंट टाइप की बीमारियां हैं जिसे हम अपने एक्सरे या एमआरआई के अंदर पढ़ते हैं। कंप्रेशन आ गया। अब कंप्रेशन के कारण क्या होता है, हमारी उंगलियों के अंदर कई बारी कुछ जगहों पे फीलिंग नहीं होती, नमनेस सी फील हम लोग फील करते हैं। ये अलग अलग नर्व के कंप्रेशन के कारण होती है। हाथ में दर्द आ रहा है, हाथ में दर्द, ये आप मीडियल नर्व में आपको समझा रहा हूं, इसके अंदर मीडियल नर्व से अंगूठा और पहली तीन उंगली, इनके बीच में दर्द आना, सुनपन हो जाना, ये सब मीडियल नर्व के कारण होता है। कंप्यूटर से काम करने वाले लोगों को ये नर्व के अंदर पेन ज्यादा होता है। जो लोग बताते हैं हमारी मसल के अंदर, ऊपर हाथ के अंदर दर्द आ रहा है, गर्दन पे दर्द है, आप शोल्डर में दर्द है, ये सारा इसी से रिलेटेड पेन है। अब आजकल हम देखेंगे हम बीमार क्यों हो रहे हैं, ज्यादा मोबाइल के उपयोग से। मोबाइल कैसे उपयोग करना है आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे। जो पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन इज अ नॉर्मल पोजीशन। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना और फिर मोबाइल को देखना। अब जब हम इस प्रकार की पोजीशन के अंदर मोबाइल को देखेंगे, नॉर्मली लोग ये सबसे आखिर वाली फोटो की पोजीशन में मोबाइल को, सोफे पे भी बैठे हुए होते हैं तो इस पोजीशन के अंदर गर्दन को झुका के, बच्चे भी, आजकल बच्चे भी इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इस प्रकार से बैठे हुए होते हैं। तो जब आप इस प्रकार से बैठे हुए होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी गर्दन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, और इस प्रकार के बैठने से आपकी ये सारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आएगा। तो धीरे धीरे पहले गर्दन में दर्द होगा, फिर आपकी कमर में दर्द होगा, फिर आपके घुटने खराब होंगे, फिर आपके पंजे खराब होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की ये सारी बीमारी ऊपर से स्टार्ट होती है, जिसको हम बायोमैकेनिक्स, हम लोग सिस्टम बोलते हैं कि हमारे शरीर का बायोमैकेनिज्म खराब हो जाना। देखिए अब पोस्चर, कुछ लोग ये बीच वाला नॉर्मल पोस्चर है, कुछ लोग इस प्रकार से गर्दन को रखते हैं, कुछ प्रकार से उनको अगर सीधा करने को कहा जाए तो बिल्कुल ये फर्स्ट वाली पोजीशन में वो सीधा करके दिखा देते हैं कि जी देखो जी हम तो ठीक है। जबकि नॉर्मल पोजीशन हमारी पोस्चर प्रॉपर ये है। ये मैंने फोन के द्वारा, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट्स पेन के कौन कौन से बन रहे हैं। अगर आप गर्दन को नीचे करके देखते हैं तो सबसे पहले गर्दन में ऊपर C1 C2 का एरिया इफेक्टेड होना, उसके बाद C7 का एरिया इफेक्टेड होना, T9 इफेक्टेड होना, फिर T11 और T12 के ऊपर पेन आना। उसकी वजह से कुछ लोगों को T9 की वजह से भी ये सारी आगे चेस्ट का एरिया भी इफेक्टेड हो जाता है। कुछ लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे दर्द आने लग जाती है। आप सर्वाइकल वालों को चेक करेंगे, जिन लोगों की गर्दन में दर्द बताते हैं उनकी आपको चेस्ट में भी आगे जो हमारी थर्ड और फोर्थ रिब है, इस एरिया में भी आप हाथ लगाएंगे बहुत जबरदस्त पेन मिलता है। तो सिर्फ सर्वाइकल का गर्दन पे ही इलाज ना करें, C4 C5 का जो ये सॉरी हमारी बोन्स है, इसके एरिया के अंदर आगे चेस्ट पर भी इसको थोड़ा सा आप दबा के देखेंगे तो यहाँ पेन मिलेगी। तो इसको भी इलाज करें। यहाँ पर जिन लोगों को सर्वाइकल लगा है उनको आगे भी इलाज करेंगे, तभी ये फायदा पूरे तरीके से करती है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारी जो मसल होती है वो ट्रेपेजियस मसल इफेक्टेड होती है। ट्रेपेजियस मसल जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ गर्दन से शुरू होती है, कंधे से लेकर नीचे कमर तक ये पॉइंट जाती है, और इसकी वजह से हमारी गर्दन का अगला हिस्सा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, जो सबसे ज्यादा ये दो मसल्स इफेक्टेड होती हैं। लिवेटर कम होती है थोड़ी सी, शोल्डर की जो ब्लेड की मूवमेंट्स होती है लेवेटर उसके अंदर काम करती है,
परंतु जो सिर्फ सर्वाइकल जिनको पेन है उनको ये ट्रेपेजियस मसल को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है। इसके बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ये है कि हमारा इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम कौन कौन से आते हैं हमारे को। नेक पेन आती है, स्टिफनेस नेक है, रेडिएटिंग पेन आती है। मैं आपको ये सारी चीजें फोटोग्राफ्स में दिखा चुका हूँ। लॉस ऑफ बैलेंस मैंने आपको पहले बता दिया। नमनेस जो है और वीकनेस इन द लेग्स इफ स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्रेस्ड, मैंने खास तौर पे बताया कि जो है हमारी टांगों तक इसका पेन आ जाता है। ये हमारे, मैंने आपको बताया था कि हाथ किस प्रकार से हमारे इफेक्टेड होते हैं। ये एरियाज मैंने आपको बताए थे कि सर्वाइकल के कौन कौन से एरियाज हैं जहां से जो है नेक के अंदर कंप्रेशन होता है, तो इन एरियाज में पेन आती है। इसी प्रकार से फिंगर्स में पेन आती है। हम एक एक्सरे में खास तौर पे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये वर्ड पढ़ते हैं, रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी होती है कि अगर देखिए नर्व रूट नेक के अंदर कंप्रेशन आया C5C6 के अंदर, उसका इफेक्ट डेल्टॉइड मसल से लेकर नीचे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस से, तो मतलब आपके अंगूठे तक, उंगलियों तक पेन आते हैं कि एक जगह पे दबाव होना और उसका दबाव के कारण उसका दूर तक असर करना, इसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर हमारे को बीमारी दूर दूर जगह पे दिख रही है पर वो बीमारी का रूट कॉज कहीं और है, उस रूट कॉज को ठीक करना। ये अभी बीच में कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसके साथ 5 एलिमेंट का या यिन यांग का क्या पर्पज है। इसमें भी आपके एलिमेंट्स की अगर इन एरिया के अंदर गड़बड़ हुई है तभी एलिमेंट की बीमारी के कारण हमारे को नर्व का कंप्रेशन आया। तो नर्व के कंप्रेशन को ठीक करने के लिए एलिमेंट्स भी हम ठीक करेंगे तो धीरे धीरे नर्व का कंप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। ये सारे एरियाज, जैसे मैं आपको हेड के एरियाज दिखा रहा हूं कि आपको मसल्स पेन कहाँ कहाँ पे आती है, किसकी वजह से, कौन से एरिया के अंदर पेन आती है। जिन लोगों को फ्रंटल हेडेक, बैक हेडेक, साइड हेडेक, मतलब डिफरेंट टाइप की हेडेक्स पेन्स भी इस सर्वाइकल से रिलेटेड होती हैं। मसल्स में पेन आना, हाथ की थोड़ा थोड़ा दबाने के ऊपर हम लोगों को दर्द फील होना, ये सब लोग। अब इसके लिए सबसे बढ़िया स्लीपिंग पोस्चर किस प्रकार से सोना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्वाइकल में सराहना नहीं लेना चाहिए। सर्वाइकल में सराहना ये गलत एक वो है कि हम सर्वाइकल में सराहना जरूर लेना चाहिए। सराहना लेने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। जब आप सोते हैं तो साइड के ऊपर आपका तकिया हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका तकिया हार्ड होगा तो आपका पोस्चर गलत हो जाएगा। जब भी आप तकियों को ले, अपने कंधे तक उसको, तकिए को लेना है। आपने जो अपना पिल्लो लेना है वो अपने कंधे तक लेना है ताकि आपकी गर्दन और कंधे के बीच में जो गैप है वो ना रहे। अब इसका ट्रीटमेंट हमने एक जो है योग में हमने उसके लिए एक्सरसाइजेस सीखी हैं। गर्दन को घुमाना, गर्दन की साइड रोटेशंस करना, गर्दन को जो है तरह तरह के व्यायाम हम योग में सीख रहे हैं। उसी प्रकार ये आप टॉवल एक्सरसाइज भी इसमें कर सकते हैं। टॉवल से लेकर गर्दन को खिंचाव देना, खींचने से गर्दन दर्द ठीक होती है। इसी प्रकार से आपने ये नेक की एक्सरसाइजेस फिजियो में ये नाम दिए गए हैं, फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग, लेटरल स्ट्रेचिंग, साइड रोटेशन, लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हैं। ये आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सर्वाइकल में सिखाई जाती हैं। जिन लोगों को नेक में पेन होता है उसके अंदर आप इस प्रकार से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो इससे मसल स्ट्रांग होती है। आप योग के द्वारा भी इन्हीं मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा इनको स्ट्रांग किया जा सकता है। नहीं तो आप ये एक्सरसाइजेस भी करें, इसमें भी फायदा मिलेगा। परंतु आप इसमें देख रहे होंगे गर्दन को सीधा रखा हुआ है। इसको शीशे में देख के करें, बिना शीशे में देखे बगैर
ये गलती होती है इन एक्सरसाइजेस में। मैं पार्क में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो लोग ये एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, पर पता चलता है कि गर्दन मुड़ी हुई है और वो एक तरफ से हाथ से गर्दन को सिर को दबा रहे हैं, पर गर्दन उस समय पे सीधी नहीं है, टेढ़ी है। तो गलत मसल के ऊपर स्ट्रांगनेस होने के कारण धीरे धीरे करके उनकी गर्दन में दर्द आता है। फिर लोग सालों बाद आके 5-5 साल बाद, 10-10 साल बाद, जी मैं तो 5 साल से योगा कर रहा हूँ, पर मैं योग के अंदर जी ये एक्सरसाइज किया करता था। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। लोग मेरे पास 5-5, 10-10 साल से जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आते हैं कि जी हमें तो इतने समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें तो दर्द नहीं होनी चाहिए, क्यों दर्द हो गई। गलत प्रकार से एक्सरसाइज करना, उससे भी दर्द आ जाती है। आप सब लोगों को तो जो है, मैं बहुत, आपकी जो क्लास है मैं भी बीच में अटेंड करता हूँ, देखता हूं कि जितनी एक्सरसाइज है, शायद मोरारजी देसाई योग संस्थान का हमें आभारी होना चाहिए, जितनी अच्छी एक्सरसाइजेस के तरीके वहां सिखाए जाते हैं, शायद ही देश में और संस्थान में उतने अच्छे तरीके से सिखाए जाते हो। तो आप लोग जो है वहां पे एक्सरसाइजेस कराते हैं, अपने टीचर को बड़े ध्यान से देखिए कि प्रॉपर वो एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करा रहे हैं, और आपको इसका महत्व बाद में पता चलेगा कि कितनी एक्सरसाइजेस से हमारी क्या क्या चीज ठीक होती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हम किस प्रकार से ठीक हो रहे हैं। ये डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस और हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम के विषय में बताया हुआ है कि जिससे हम लोग गर्दन के लिए मेनली हम ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सुजोग थेरेपी के बारे में हमने बात किया था। सुजोग थेरेपी में सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आप देख रहे होंगे, अंगूठे के ऊपर यहाँ पर अगर आप मेथी दाना या अपने स्टार मैग्नेट्स या आप डिफरेंट टाइप के सीड्स भी लगा दें, तो उसको धीरे धीरे करके या आप सिर्फ हाथ से ही प्रेशर करें तो यहाँ पे दबाने से सर्वाइकल की पेन ठीक होती है। इसी प्रकार से जिन लोगों को कमर में दर्द रहती है वो भी यहाँ पर दबा के अपनी कमर का दर्द ठीक कर सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। GB21 ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है नेक पेन के लिए और ट्रेपेजियस मसल को रिलैक्स करने के लिए, और इसी पॉइंट को दबाने से हमारी शुगर भी ठीक होती है। आप इस पॉइंट को दबाकर, जिन लोगों को शुगर रहती है उसे इस पॉइंट को दबा के आप ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट है LI4, इसे दबाने से आपकी किसी भी प्रकार की पेन बॉडी के अंदर, आपने माननीय बाबा रामदेव जी की क्लास में भी कई बार देखा होगा, वो इस पॉइंट को दबाने के लिए बताते हैं कि इस पॉइंट को दबाएं आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। तो एक ये ऐसा पॉइंट है जिसको दबाने से आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी पेन हो, चाहे घुटना हो, कमर हो, गर्दन हो, किसी भी प्रकार की पेन हो, आप इसको दबाएंगे तो पेन ठीक होगी। इसमें जब आप ऊपर की तरफ दबाते हैं तो पेन ठीक होगी, अगर आप नीचे हथेली की तरफ, अंदर की तरफ दबाते हैं तो आपकी गैस की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। क्योंकि LI4 का पॉइंट का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर। इसको दबाने से आपकी गैस्ट्राइटिस भी ठीक होती है। दोनों तरफ से पकड़ेंगे तो जो है ये गैस को भी ठीक करेगा। जिन लोगों को गर्दन में दर्द रहती है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और शाइटिका पेन है, वो इस पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को UB60 इज अ यूरिनरी ब्लैडर 60 नंबर। इस पॉइंट को दबाने से आपकी गर्दन, कमर और शाइटिका पेन, जिन लोगों को पाँव में रेडिएटिंग पेन, हिप्स से लेकर उंगली, पाँव के पंजे तक दर्द होना, हिप से लेके कभी घुटने तक पेन होना, ये हर एक पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं शाइटिका पेन के अंदर। और किसी किसी को सिर्फ हिप के अंदर भी पेन रहते हैं, वो UB60 पॉइंट को दबाते हैं तो उनकी पेन ठीक हो जाती है। हम कभी कभी सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन स्टिफ हो जाती है, और एलोपैथी में अगर हम इसके द्वारा दवाई को लें तो कम से कम 8 दिन से लेकर 15 दिन तक लग जाते हैं। आप इस पॉइंट को दबाने से विदिन विदिन मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं 20 मिनट्स टू
60 मिनट्स के अंदर आप अपनी गर्दन को ठीक कर सकते हैं, जो आपकी स्टिफ नेक है उसको ठीक कर सकते हैं। SI3 इस पॉइंट को दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, तो आपका ये पॉइंट दबाने से आपकी स्टिफनेस, नेक की स्टिफनेस उसी वक्त दूर हो जाती है। जिस तरफ गर्दन नहीं मुड़ रही, इसका जो है उसी तरफ, उसी हाथ के अंदर इस पॉइंट को लेना है। एक ये पॉइंट है LI10, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसी के साथ में आप LI11 भी देख रहे हैं। LI11 जो पॉइंट है, जो हम हाथ मोड़ते हैं, जो हमारी एल्बो की क्रीज बनती है, उस जगह के ऊपर LI11 है। इस पॉइंट को दबाने से BP ठीक होता है, और LI10 को दबाने से गर्दन में किसी भी प्रकार का पेन ठीक होता है। 3 उंगली उससे नीचे होता है ये, इसको दबाते हैं। और आप इस पॉइंट को दबा के, किसी एक्सरे की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्नोस्टिक भी पॉइंट है, जिससे आप गर्दन की दर्द, आपको किसी को सर्वाइकल है, आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो आपको अगर दर्द हो रही है, इस पॉइंट को दबाते ही अगर आपको दर्द होती है, वाली एकदम दबाना और एकदम दर्द होना, तो उस पॉइंट को दबाने से अगर दर्द आ रही है तो इसका मतलब आपको सर्वाइकल है। आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट अपना बाकी जो पॉइंट्स बताए हैं उनको, उनसे कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ये पॉइंट है LU7, इससे आप नेक से लेके कंधे तक की कोई भी मसल आपके अफेक्टेड हो, आप इस मसल, पूरी मस्कुलर क्लेचर जितना है हमारा नेक से कंधे तक, इस पॉइंट को दबा के आप अपने कंधे से लेके नेक की पेन को पूरी को ठीक कर सकते हैं। LU7, इसको पॉइंट को लेने का तरीका आपको दिखाया गया है इसमें, आप आराम से इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा लेक्चर सुना। जिसको भी कोई प्रश्न पूछना हो वो त्रिभुवन जी को भेज सकते हैं, त्रिभुवन जी मुझे बता देंगे, और मुझसे चाहे तो कोई फोन के ऊपर बात कर सकते हैं दोपहर के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं भी बड़े गौर से आपको इसलिए सुन रहा था क्योंकि मुझे भी ना 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली काम 10-10, 15-15 घंटे होने के कारण से मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो मैं सारे के सारे पॉइंट आपका, एक तो ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हमने स्ट्रीमिंग कर रखा है अपने फेसबुक पे, तो मैं भी वही वाला पॉइंट जो ये आपने ये वाला पॉइंट बताया, आप देख रहे हैं ना मुझे, तो मुझे भी और बाकी सारे कई लोगों के प्रश्न ये भी आ रहे थे। एक्चुअली ये सर्वाइकल के लिए ही मेन, मतलब हम जो है ना सर्वाइकल के लिए, इसीलिए आनंद जी ने बोला भी था कि काफी लोगों को आजकल जो आप ये मोबाइल का आप ये बोल रहे हैं और साथ में लैपटॉप का, तो वो उस पर ज्यादा काम होने के कारण से भी हो रहा है ऐसा। मोबाइल को ठीक प्रकार से उपयोग करने का तरीका मैंने सिखाया है कि मोबाइल को आप लीजिए, कई बार मोबाइल लोग ऐसे करके देख रहे होते हैं, मेरी फोटो सबको दिख रही है ना, तो जब गर्दन को हम ऐसे झुका कर ऐसे मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, तो हमारी गर्दन के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, जिससे ये C7 का एरिया और सारा नीचे थोरेसिक एंड लंबर एरिया हमारा अफेक्टेड हो जाता है। परंतु इसी पॉइंट को हम मोबाइल को ऐसे करके अगर यूज करेंगे, छाती ठीक रखी हुई होगी, कमर खिंची हुई होगी थोड़ी सी, तो हमारी जो है इस प्रकार से करने से हमारी गर्दन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम मोबाइल को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत प्रकार से मोबाइल को यूज करते हैं, उनको अपनी गर्दन को ठीक रखना बहुत जरूरी है।